live viewers. RAV has organized 82 session of Gyan Ganga or Knowledge Wise, and today is our 83rd session in this weekly webinar series. This milestone will not be possible without the support of our respected Gurujanas and students. So I am thankful to all for your support. First of all, I would like to pay my sincere gratitude to our respected mentors, respected Padma Bhushan Vaid Shri Devendra Trigunji, President Governing Body of RAV, respected Vaid Shri Manoj Nesri Sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, respected Vaid Shri Anupam Srivastava Sir, Director RAV, for their valuable guidance, motivation, and encouragement for all such endeavors. Today we have with us respected Professor Chandrabhushan Jha Sir as a guest speaker, and he is going to enlighten us on a topic safety and efficacy concern of minerals and metals used in Ayurvedic therapeutics. There will be a question and answer session at the end to resolve all the queries of the participants. Now I would like to invite our respected director sir for the welcome address. Over to you, sir. थैंक यू डॉक्टर परितोष, थैंक यू। सर्वप्रथम इस मंच से मैं आप सभी गुरुजनों का, सभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका एक बार स्वागत करता हूं। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम अपनी वेबिनार को कंटिन्यू कर रहे हैं 84वां, जैसे डॉक्टर परितोष ने बताया। कई ये सब जो आउटपुट है, ये तमाम चीजें जो हैं वो तमाम हमारे गुरुजनों, जीबी मेंबर्स, आयुष मंत्रालय के सचिव, स्पेशल सचिव, हमारे जैसा बताया जीबी के प्रेसिडेंट त्रिगुणा जी, हमारे मेंटर्स, टेक्निकल मेंटर्स नेसरी जी, तमाम लोग, तमाम हमारे एग्जिस्टिंग गुरु, हमारे पुराने गुरु, इन सभी लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम चल पा रहा है। तो इसके लिए एक बार पुनः सबका स्वागत और पुनः सबको धन्यवाद और सबको साधुवाद कि ये प्रोग्राम को हम शुरुआत कर सके। मैं अक्सर कई प्रोग्राम में मैं छूट जाता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य रहता है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पुनः पूरे समय रहने पर उपस्थित रहूंगा और उससे बड़ा परम सौभाग्य ये है कि आज हमारे कई गुरुजन हैं, खंडेल सर हैं, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिनसे मैंने रसशास्त्र का ककहरा सीखा है, जिसको कहना चाहिए हिंदी भाषा में रसशास्त्र का कखा गगा जिससे सीखा है, वो आज उनके पास पुनः सामने बैठ के मुझे सीखने का अवसर मिलेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि निश्चय ही मेरे ज्ञान में कम से कम कुछ तो वृद्धि होगी, नहीं तो जो सर ने सिखाया वो मैं याद कर पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये मेरा प्रयास में मेरी निश्चय ही कमी रही कि मुझे रसशास्त्र के तमाम विद्वानों और अपने गुरुजन को बहुत पहले ही इस मंच पे लाना चाहिए था, जिससे कि हम सभी लाभान्वित होते। लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए वाली को हम एक मान सकते हैं अपनी धृष्टता की क्षमा हेतु। हम सब जानते हैं सर, आज रसशास्त्र के बारे में कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी सर के सामने। बस इतना है कि आज का टॉपिक जो है, सर ने जो अपने लिए स्वयं ही बताया हमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे हम हैवी मेटल्स की बात करें, मरकरी की बात करें, मिनी मेटल कन्वेंशंस की बात करें, टॉक्सिसिटी की बात करें, बहुत सारे इश्यूज हैं और ये सारे बर्निंग इश्यूज हैं, जिनको कि आप जैसे गुरुजन, आप जैसे श्रेष्ठ जन का मार्गदर्शन से हमारी आने वाली पीढ़ियां, युवा पीढ़ियां और सभी लोग लाभान्वित होंगे। इस मंच का उपयोग मैं हर समय अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए अक्सर करता हूं। मैं आज के अपने गुरुजनों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव का जो 75वां साल हम मना रहे हैं, इनमें हमने आरएवी ने सबसे एक अनुरोध किया था कि आप इसमें जो आपने भागीदारी की है, जो आपने स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए जो भी एक्टिविटी, कैंप्स, रेडियो टॉक्स दिए हैं, कृपया वो हमें भेजें, हम जिसके मंत्रालय के सामने दे सके। और एक हम कोलाज बना रहे हैं, हम एक आरएवी में एक ऐसा कोलाज बना रहे हैं जिसमें कि तमाम एक्टिविटीज को हम एक जगह प्रदर्शित कर सकें। और आपको शायद जान के एक और हर्ष का होगा कि आपके संस्थान आरएवी को मंत्रालय ने, जो मंत्रालय की आयुष नेक्स्ट वेबसाइट है, उसका भी एक दायित्व सौंपा है कि जिसमें हम आप सभी लोगों की इनपुट, अपने सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के इनपुट में डालने में अपना सहयोग दे सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम छोटे से इंस्टीट्यूशन से शुरू किए, आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमें अपने गुरुजन, आयुर्वेद के मूलधन विद्वान अपने सर को सुनना है। आप सब लोग भी उत्सुक हैं, तो मैं आपके और सर के बीच में नहीं आता। सर के बारे में सब लोग जानते हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम अपने नए बच्चों के लिए, जो अभी चिकित्सा क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार डॉक्टर परितोष से कहूंगा कि एक बार थोड़ा सर का एक बार थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करें। हम सब जानते हैं, फिर उसके बाद हम इस तरफ बैठ के सर के ज्ञान से लाभ करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर परितोष, थैंक यू।
Thank you so much, sir, for your inspirational word. I start with the brief introduction of C.B. Jha, sir. Professor Chandra Bhushan Jha, sir, was a former professor emeritus and head of Department of Rashashastra and Bhaishya Kalpana in BHU. Sir was also former dean, faculty of Ayurveda, and former superintendent of Ayurvedic pharmacy in BHU Varanasi. Now coming to the educational qualification of sir. Sir has done his GMS from Bihar in 1970. He has done his post-graduation from Gujarat Ayurvedic University from Jamnagar in 1974 and done PhD from BHU in 1990. Sir has total teaching experience of more than 44 years, in which he had served in Jamnagar and BHU in his glorious career. Sir was professor in BHU from 2001 to 2014 and served as emerite professor from 2015 to 2019. Sir had published two books and two chapters in different books. He had published very popular book on Ras Shastra named Ayurvediya Ras Shastra. Sir has published more than 150 research papers and articles in different national and international journals. Sir has guided more than 22 MD scholars and 10 PhD scholars. Now coming to the awards and honor received by Sir. Sir received Dr. S.N. Rao Memorial Gold Medal in 2005. Received Nagarjuna Silver Medal in 1992 from Academy of Ayurveda, Vijayawada. Received a Lifetime Achievement Award by NEMA in 2004 and awarded Vaidyaraj by Sri Vaidyanath Ayurveda Bhavan, Patna in 2002. Sir has visited Nepal and Colombo as a WHO expert. Sir was also elected as CCI member and served as various national and state level academic and policy planning in CCRAs, Ministry of Health and Family Welfare and Department of Ayush Government of India. With that note, I would like to invite our respected speaker, Dr. Chandra Bhushan Jha, sir, for today's session. Over to you, sir. We have with us Dr. Vaidyaraj Deven Tiruna, sir, for his deliberation. Sir, तिरुना सर आपके एक थोड़ा दो शब्द हो जाएंगे तो सर। जी नमस्कार। हमारे प्रोफेसर झा जी नमस्कार, मेरी ओर से भी प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। मनोज नेसरी जी, अनुपम श्रीवास्तव जी, हमारे सारे आज जो अपने गुरुजन जुड़े हुए हैं सारे देश से, विद्यार्थीगण और जो भी आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स आज काफी लोग जुड़े हैं झा साहब को सुनने के लिए। विशेष करके जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है और मेरा भी अपना प्रिय सब्जेक्ट है कि किस प्रकार हम मेटल्स को, मिनरल्स को एक अच्छी क्वालिटी का बना के अपने लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए देश में विदेश में अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ, रस औषधियाँ दें। एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है जिसपे कि हमेशा चर्चा होती रहती है और झा साहब इसके बहुत बड़े विद्वान। तो मुझे आज खुशी है कि वो इस माध्यम से आज जुड़े हैं और जितने लोग भी इसको सुनेंगे, अनुपम जी से भी मैं कहूँगा कि इसको बना के और फिर इसको ऐसा अच्छा लेक्चर को कॉलेजों में भी भेजा जाए ताकि लोग अपने रस शास्त्र के बारे में और ज़्यादा ज्ञान हो, तो इससे ज़्यादा लोगों को ज्ञान बढ़ेगा। आरएवी जो ये लगातार ज्ञान गंगा का कार्यक्रम चला रही है, ये बहुत ही एक सुंदर कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि हमारे अपने आयुर्वेद फील्ड में देश का एक सबसे लंबा ये वर्चुअल मीटिंग्स होने जा रही है ये, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को, हमारे आरएवी के गुरुजनों को बहुत लाभ होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं पुनः एक दफ़ा आरएवी के डायरेक्टर्स श्री अनुपम श्रीवास्तव जी को, हमारे रामाकृष्णन जी और जितने हमारे सब आरएवी के सब लोग स्टाफ हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। हमारे टेक्निकल लोग जितने आरएवी के हैं कि आप एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन करते हैं और अब नया हमारा गुरुजनों का और विद्यार्थियों का सेशन भी शुरू होने वाला है। मैं उनको भी इस माध्यम से बधाई देता हूँ कि सब बच्चे इसके साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें इस ज्ञान गंगा के कार्यक्रम से। धन्यवाद। नमस्कार अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके शब्दों के लिए हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ हम आज के स्पीकर चंद्र भूषण झा सर को इनवाइट करते हैं कि वो आज का लेक्चर की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू परितोष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate my student, मेरे प्रिय छात्र डॉक्टर अनुपम जी को, डायरेक्टर RAB, who continuously organizing this Gyan Ganga seminar for the enrichment of the knowledge
of Ayurveda to the Ayurvedic learners. Padma Bhushan, Paramadharaniya Padma Bhushan Tribuna ji, Paramadharaniya Khandal साहब, इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सेक्रेटरी महोदय राजेश कोटेचा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पाठक जी तथा अन्य समस्त इस कार्यक्रम से जुड़े विद्वद्जन। मुझे जो सब्जेक्ट मेरी ही ओर से सब्जेक्ट चूज किया गया, बताया गया, ये सेफ्टी एंड एफिकेसी concern of minerals and metals used in Ayurvedic therapeutics. This is the burning problem in this present time for the minerals and metals, which is very popularly used since many centuries in our country. This is our heritage and a gift of our ancient acharyas who gave such cooked material to us for the well-being or for the service of the ailing humanity. And successfully we are using these products based on the minerals and metals since so many years. And each and every Ayurvedic physician are feeling proud on this. So on this subject, I have tried to compile certain things. Pharmaceutical process has great role to convert the crude. Sorry sir, PPT present कर दे क्या? PPT करें, हाँ करें। ठीक है। प्रतिभा एक बार प्रेजेंट कर दीजिएगा। Yes, sure. तो मैं कंटिन्यू करूं? जी सर। So pharmaceutical process has great role to convert the crude materials into a suitable therapeutic forms. Materials are different nature and obtained from the different sources. This change is based by adopting various process and techniques commonly known as sanskar or by the name of sodhan, jaran, maran, etc. It is very famous sloka of Charak that sanskaro hi gunantaradhanam uchyate. संस्कार से गुणांतराधान होता है, चरक का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। और यह संस्कार जो है वो तोय अग्नि सन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादि भी काल प्रकर्ष भाजन आदि चाभिधीयन्ते। इसमें देश काल और वासन और भावना ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा द्रव्य संस्कारित होता है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग is as old as the history of human civilization. यहाँ ये कहने की कोशिश किया गया है कि औषध निर्माण का जो इतिहास है वो हमारे सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ, और जब से हम विकास की ओर बढ़े हैं तब से औषध निर्माण कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सभ्यता से विकास से जुड़ा रहा है। इंट्रोडक्शन एंड नॉलेज of fire created a revolution in the field of drug manufacturing. अग्नि का आविष्कार इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति जैसा पैदा करता है। Drug manufacturing was started with plant-based 5 basic preparations. हम सभी जानते हैं कि जो पंचविध कषाय कल्पना के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से, और खास करके वो पंचविध कषाय कल्पना जो वनस्पति पर आधारित है, वहाँ से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है। और फर्दर मेनी सेकेंडरी प्रिपरेशंस हैज क्रोनोलॉजिकली बीन डेवलप्ड। इनिशियली प्लांट मटेरियल वाज द मेन सोर्स ऑफ मेडिसिन। वनस्पतियों पर ही हमारी चिकित्सा पूरी आधारित थी।
In Samhita period, the use of mineral materials were limited. They were used minerals and metals in fine powder form. यह भी हम जानते हैं कि संहिता पीरियड, संहिता में चरक संहिता को उलट के देखें तो ज्यादातर वनस्पतियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन खनिज द्रव्यों का भी प्रयोग भौम द्रव्य के नाम से प्रारंभ हुआ और इसका प्रयोग बहुत जगह हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रयोग जो था वो लिमिटेड था। और उस समय इन खनिज द्रव्यों को heating and quenching in various liquids, grinding and filtering through cloth was the main technique to obtain fine powder. वास्तव में इनका जो उपयोग होता था that was in fine powder form। और later से मतलब है कि मध्यकाल में शोधन and मारन etc. processes evolved and mineral products become frequently used in Ayurvedic therapeutics. मध्यकाल की देन रसशास्त्र को माना जाता है। 8th to 11th century AD is considered the developmental period of Rasashastra. With the internal use of mercury, Rasaushadhi is recognized, that is from the 18th century AD onward, particularly Tamra Parpati by Rasandra Mangal by Nagarjuna. Use of Ras Parpati in Chakradatta in 11th AD for the treatment of Grahani. Ras Parpati ka khyata nibadha Chakrapanina, this way mentioned in Chakradatta. 13th century is considered as the golden period of Ras Shastra. 13th century is also the period of Bhagavatta, Ras Bhagavatta, who wrote this Ras Ratna Samuchaya, which is very popular text. Nowadays also we are for the teaching purpose, teaching and learning, we are frequently consulting that book. Ras Shastra is the gift of medieval period. This also we are saying कि रस शास्त्र जो है वो मध्यकाल की देन है। Safety and efficacy concern, toxic properties of mercury and other minerals were known to the ancient scholars. ये भी स्पष्ट है कि हमारे जितने भी पुराने आचार्य थे उन सब को जिन्होंने इस खनिज द्रव्यों को चिकित्सा में शामिल किया, उनको खूब भली भांति मालूम था ये सारे द्रव्य जो कि माइंस से प्राप्त होते हैं और विविध प्रकार की अशुद्धियों और विषाक्तताओं से मिले हुए होते हैं और इनका हम जब तक परिमार्जन न कर लें ठीक से तब तक इसका प्रयोग कहीं से भी suitable नहीं हो सकता है। They try to make mercury and other material non-toxic and suitable for therapeutic purpose. यहाँ पर मैं suitable शब्द यूज कर रहा हूँ, therapeutic purpose, and developed manifold mercury processing known as संस्कारा। खास करके पारद के संदर्भ में संस्कार को महत्व दिया गया और पारद को उपयोगी बनाने के लिए पारद का संस्कार डेवलप किया गया। Mercury was identified and started its processing. मरकरी को आइडेंटिफाई किया गया और इसकी प्रोसेसिंग को भी शुरू किया गया। मेटल अमलगमेटिंग क्वालिटी वाज द यूनिक इन मरकरी। हम सभी जानते हैं, पढ़ने पढ़ाने में भी शुरू से इस बात को हम लोग उद्धृत करते हैं कि रसनाथ सर्वधातु नाम रसमित्य विधीयते, सभी धातुओं को अपने में आत्मसात कर लेता है, इसलिए इसको रस कहते हैं। और सभी धातुओं को ही नहीं, हमारा ग्रंथ यहाँ तक कहता है कि काष्ठौषधि से लेकर के और स्वर्ण पर्यंत समग्र धातुओं को अपने में आत्मसात करता है। और रसरत्न समुच्चय का यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। काष्ठौषध्यो नागे नागो बंगे बंगमपि सुल्वे सुल्वम तारे तारम कनके कनकंच लियते सूते, ऐसा करके। तो मेटल अमलगमेटिंग क्वालिटी वाज द यूनिक इन मरकरी। It gave much importance to mercury. Mercury became chief material of Rasastra. It considered as the essence of minerals
and can consume all the materials of universe. ये सभी सृष्टि के समस्त द्रव्यों को अपने में आत्मसात करने की शक्ति रखता है। दूसरा, इसमें एक खास कि पारद को इतना महत्व, why mercury was given so much importance and this big discipline developed on this. तो उसमें जो द्रव्यों को अपने में आत्मसात करने की जो शक्ति पारद में है, तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि द्रव्य बिना गुण का नहीं होता है, और जब द्रव्य को आत्मसात करता है तो वो उनके गुणों को भी अपने में आत्मसात करके और अपने में एक अपने को पोटेंट करता है। और यही जो एक सोच है वो पारद को शक्तिशाली बनाने के पीछे यह सोच है, और इसी आधार पर उसको शक्तिशाली भी कहते हैं। रस शास्त्र में अगर देखें तो शोधन, मारण एंड अदर इम्पोर्टेंट प्रोसीड्योर्स, उसमें शोधन एंड मारण आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसीड्योर ऑफ रस शास्त्र। बिना शोधन के हम एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं रस शास्त्र का, इसको हम मैंडेटरी प्रोसेस मानते हैं। और शोधन के बाद ही फर्दर चाहे हम उसका मारण करें या अगर उपयोग के लायक हो गया तो उपयोग कर सकते हैं। हीटिंग, क्वेंचिंग, ग्राइंडिंग, filtering, washing, distillating are the important processing techniques employed for the mineral material. Ayurvedic medicines are based on natural sources and they are originated from vegetable, animal. हम सभी जानते हैं कि द्रव्य का जो स्रोत है वो वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल, ये तीन ही मुख्य स्रोत हैं। Material are not used as such. मिनरल मटेरियल बताया कि वो अशुद्धियों से संयुक्त होता है, उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप उसमें फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस हैज ग्रेट रोल टू कन्वर्ट द क्रूड मटेरियल्स इनटू ए सुटेबल थेरेप्यूटिक फॉर्म्स। By this material converted into certain suitable dosage form. Suitable कहने का मैं suitable पर जोर देता हूँ कि जो भी सारा हमारा प्रयत्न है वह इन द्रव्यों को हमारे सिस्टम के लिए, हमारे इंटरनल यूज के लिए हम उसको सुटेबल बनाते हैं। अदरवाइज जो चीजें हम अपने लैब में कर रहे हैं, प्रयोगशाला में कर रहे हैं, रसशाला में कर रहे हैं, वो सारी चीजें अगर देखें तो ऑलरेडी जैसे प्रकृति के द्वारा भी किया जाता रहा है, और उस तरह के सारे कंपाउंड्स हमारे प्रकृति में भी उपलब्ध हैं। लेकिन जो हम अपने प्रयोगशाला में करते हैं उसमें कुछ इस तरह के संयोग विभाग को अपनाते हैं जिससे कि वो सुटेबल बन सके। सुटेबल कहने से यहाँ पर यही है कि वो जो हम टॉक्सिसिटी की और क्या कहते हैं इफिकेसी की बात करते हैं वहां तक हम पहुंच सकें और वहां तक वो द्रव्य पहुंचे। तो सुटेबिलिटी से खास करके यही है कि उसमें इस तरह की एक क्षमता आ जाती है। तो सेफ्टी एंड इफिकेसी आर द मेन कंसर्न। मरकरी, कॉपर, लेड, आर्सेनिक एंड इट्स कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड हाईली टॉक्सिक। हम सभी जानते हैं कि द्रव्य तो ढेर सारे हैं, बट मरकरी, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, दीज आर द इम्पोर्टेंट हैविंग टॉक्सिक क्वालिटी। और खास करके जैसा कि पठन पाठन के क्रम में हम सभी बताते हैं, जैसे शुद्ध सोमल की मात्रा 1 रत्ती का 100वां भाग, 1/100th रत्ती का डोज हमारे शास्त्रकारों ने मेंशन किया है। अब इतनी छोटी मात्रा, अगर हमें मात्रा का ज्ञान न हो तो बहुत बड़ा कुछ अनर्थ चिकित्सा में हो सकता है। तो खास करके मात्रा, और मात्रा से मतलब यहाँ पर उसकी जो टॉक्सिक क्वालिटी है वह कितना प्रबल टॉक्सिक है इस बात को सूचित करता है। तो मरकरी, कॉपर, लेड, ये तीन सबसे नटोरियस और आर्सेनिक, ये सबसे टॉक्सिक माने जाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि इन सब को हम कैसे एडेप्टेबल, नॉन टॉक्सिक और सेफ बना सकें।
दूसरा है कि सेफ्टी और इफिकेसी ही सबसे बड़ा कंसर्न है। ये भी अगर द्रव्य हमारा सेफ है और साथ में टॉक्सिक, अरे क्या कहते हैं, सेफ है, तो ठीक है। द्रव्य हमारा अगर कार्यकारी इफिकेशियस है और सेफ नहीं है तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो दोनों सेफ्टी और इफिकेसी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक के बिना दूसरे के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। मरकरी एंड ऑल अदर मिनरल मटेरियल जो भी उपलब्ध हैं तो वो दो रूपों में मिलता है, आइदर इन एलिमेंटल फॉर्म और इन कंपाउंड फॉर्म। और इसको जब हम रिड्यूस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं तो कोई जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन सुटेबल कंपाउंड के डायरेक्शन में हमें वो प्राप्त होता है। दीज आर वेरी मच सिमिलर टू भस्म। यही जो मिनरल्स और मेटल्स को जब हम रिड्यूस करते हैं तो फाइनली वो हमें भस्म के रूप में मिलता है। भस्माज आर मोस्टली कंपाउंड्स। मैं एक यह भी कह रहा हूँ कि जो भी हमारे भस्म हैं दे आर कंपाउंड्स। उसमें एक्सेप्शन भी कहीं हमें मिल सकता है और एक्सेप्शन खास करके स्वर्ण के संदर्भ में हमें ये बात देखने को मिलता है कि स्वर्ण को हम कितना भी प्रोसेस करते हैं उसमें बदलाव जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और शास्त्र भी कहता है कि जल्दी स्वर्ण में कोई बदलाव नहीं। तो कंपाउंड्स आर मोस्टली ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, sulfates, chlorides, etc. Some examples are examples are available for bhasmas which are niragni. अब जैसे एक कहा जाता है कि विदाउट उदाहरण स्वयं अग्नि लौह का है। दशरत्न समुच्चय में जाएंगे, लौह के संदर्भ में एक लौह के भस्म की व्यवस्था बताई है जिसको कि बिना पुट के वहां पर पुट दिया गया है लेकिन बिना अग्नि का पुट है वो और भस्म के रूप में वो प्राप्त होता है। टॉक्सिसिटी ऑफ मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर, क्वांटिटी, मेथड एंड द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक सच्चाई है कि टॉक्सिसिटी डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर, उसकी क्वांटिटी, और कहा गया है कि योगादपि विषम तीक्ष्णम संपन्नम भेषजम भवेत। अगर हम सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो विष भी एक उत्तम भेषज के रूप में देखने को मिलता है। मेडिसिन्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ दी, क्या वो कहा है कि विष, शस्त्र, अग्नि एंड वज्र, इससे तुलना की गई है यदि वो अननोन हो, और वही अगर ज्ञात है, विज्ञातम अमृतम यथा, यदि वो ज्ञात है तो फिर वो अमृत के समान है। बत्सनाभ, गौड़ी पाषाण, हरताल, मनाशिला, ताम्र, नाग and so many are very much needed to know, otherwise they may prove harmful. अब ये सब जो ऊपर हमने बताया है ये सब जो है बत्सनाभ की बहुत सावधानी से अगर हम उपयोग न करें तो बहुत किस्से आपको सुनने को मिलेंगे कि बत्सनाभ का थोड़ा सा अधिक प्रयोग कर देने पर आदमी उसकी विषाक्तता और जैसे बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पैदा कर रहा हो, इस तरह की फीलिंग लोगों ने महसूस किया। गौड़ी पाषाण भी आर्सेनिक कंपाउंड, तो ये सब जो है ये सब अधिक टॉक्सिक हैं और इन सब के प्रयोग में हमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। Apart from mercury, various minerals, metals, precious stones, poisonous and semi-poisonous plant and animal materials
having therapeutic importance were identified and included in the group of रसद्रव्य। ये भी हम जानते हैं कि रसद्रव्य का जो पूरा ग्रुप है उसमें प्लांट मटेरियल को भी शामिल किया गया है, जो कि खास करके विषैले स्वभाव के हैं, उसको 20 करके दो वर्ग। सेफ्टी एंड एफिकेसी वाज द मेन कंसर्न बिफोर द साइंटिस्ट। इन सब के यूज करने से पहले वही मतलब उसकी सेफ्टी और एफिकेसी दो बातें लोगों के ध्यान में था। Hence the main aim was to make these products adaptable, non-toxic. The minerals are processed properly up to the control parameters and achieved the quality as mentioned in the ancient literature. The ultimate product will be then ultimate product will be safe. अब ये जो कंट्रोल पैरामीटर की बात है या टेस्टिंग पैरामीटर हम उसको कहें, तो हर निर्माण में कोई न कोई ऐसा मापदंड हमारे शास्त्रों में बताया है कि कितना प्रोसेस करना, कब तक प्रोसेस करना। तो खास करके भस्मों के लिए साफ कहा कि नेस्तो न्यूनाधिकः पाकः सुपक्वम भेदम औषधम। हम इतना पाक करें कि वो कच्चा न रहे और मतलब वो सुपक्व हो। तो सुपक्व होना ही पर्याप्त है, और सुपक्व अगर हुआ तो फिर वो लाभकारी होगा भी। प्रोसेस के बारे में हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उसमें शोधन है, संस्कार है, जारण है, मारण है, मूर्छना है और सतुपादन है, द्रुति है, द्राव है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं और इससे जो बनने वाले सारे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्रोसेसेस वेरियस इक्विपमेंट वेयर आल्सो। इन सब प्रोसेस को करने के लिए कहीं न कहीं हमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो सब के सब इक्विपमेंट का भी इस क्रम में आविष्कार किया गया और उसको उपयोग में लिया गया। इन सब द्रव्यों को अगर हम जब प्रोसेस करते हैं तो उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट्स के रूप में जो हमारे सामने आता है, तो सबसे पहला शुद्ध द्रव्यों का एक ग्रुप है। हम सभी जानते हैं कि गंधक है, शिलाजीत है और क्या कहते हैं ये हिंगुल है। इस तरह के बहुत सारे द्रव्य हैं जिनको कि शोधन के आगे किसी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है और शोधन कर लेने के बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अगर पारद का शोधन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कज्जली उसका सबसे प्रथम उत्पाद है जो औषध के रूप में तैयार हो जाता है इंटरनल यूज के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो उससे परपटी बन जाता है और उससे पोटली बना सकते हैं। पोटली एक इस तरह की कल्पना रही है जो कि इमरजेंसी ड्रग के रूप में लोग उपयोग करते रहे हैं। फिर भस्म है, और भस्मों के अलावा फिर अगर हम पारद से आगे बढ़े तो कुपी पक्कू जैसी कल्पना है, उसमें रस सिंदूर, रस कर्पूर, रस पुष्प ये सभी हैं। फिर ये जितने भी मूल द्रव्य हैं उनमें से सत्व निकाल करके और सत्व का चिकित्सा में उपयोग करना। उसके पीछे भी कहा कि द्रव्यात् 10 गुणम सत्वम सत्वात् 10 गुणम द्रुति। सवाल है कि क्यों सत्व निकालना, क्यों द्रुति बनाना? तो इसके लिए यही मतलब कथन है, रसार्णव का कथन है और रस हृदय तंत्र का कथन है कि द्रव्यात् 10 गुणम सत्वम सत्वात् 10 गुणम द्रुति। तो द्रव्य से 10 गुना सत्व अधिक कार्यकारी है। सत्व से भी द्रुति अगर हम बना लेते हैं तो वो सत्व से भी 10 गुना अधिक कार्य। और जो रस शास्त्र का सबसे बड़ा एक जो सबसे अधिक संख्या वाला कोई कल्पना है तो वो खरलीय रसायन, जिसको कि खलवी रसायन भी हम कहते हैं, तो वह है। दूसरा है कि रसौषधियों को लोगों ने सुपीरियर माना, कहा कि रसोतः श्रेष्ठ उच्यते। रसोतः श्रेष्ठ उच्यते के पीछे जो तर्क दिया गया उसमें स्मॉल डोजेज, टेस्टलेसनेस, क्विक एब्जॉर्प्शन एंड क्विक इफेक्टिवनेस, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, wide range of therapeutic efficacy, better rasayan and rejuvenating effect, effective on dreadful chronic and incurable diseases, easy storage and easy transportation.
अब देखें इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। स्टोरेज एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, और खास करके चूंकि औषधियों की जो सेल्फ लाइफ होती थी वो बहुत छोटी होती थी। आज स्टोरेज की जो खास करके स्टोरेज के साथ साथ जो पैकेजिंग की एक डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, तो उसके चलते हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो बहुत कम समय तक कार्यकारी रहते थे, उनको थोड़ा सा अधिक हम अब उसकी आयु बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो स्मॉल डोजेस कहता है कि अल्प मात्रोपयोगिता, कहते हैं कि छोटी मात्रा में भी रसौषधियाँ कार्यकारी होती हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि हाउ इट इज इफेक्टिव इन इवन स्मॉल डोजेस। तो इसके पीछे मेरा ये मानना है कि ये कहीं न कहीं जो एलिमेंटल थेरेपी की बात हम लोग करते हैं शरीर में, खास करके जो और कुछ हम देते हों उसके अलावा जहाँ पर एलिमेंट की बात आ जाती है, तो माना जाता है कि शरीर में लौह है, ताम्र है, कैल्शियम है, जिंक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो इन सब की बहुत शरीर को आवश्यकता नहीं है। और जैसे पांडु को अगर ट्रीट करना है तो कितने आयरन की डेफिशिएंसी शरीर में एक निश्चित मात्रा उसकी ऑलरेडी है, और उसमें जब थोड़ी सी कमी होती है तो डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, और दैट डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज लाइक एनीमिया। इसी तरह से जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो इन सब की मात्रा शरीर में ऑलरेडी इतनी कम है, और उस कम में भी थोड़ी सी अगर कमी हुई तो डेफिशिएंसी की स्थिति बनती है, और दैट डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज। तो उस डेफिशिएंसी को अगर हमें पूरा करना है तो दैट विल नॉट मच मोर नीडेड। थोड़ी सी मात्रा अगर हम सप्लीमेंट करते हैं तो वी कैन फुलफिल दी डेफिशिएंसी। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि स्मॉल डोज होते हुए भी ये अपना इफेक्टिव है। और खास करके जो ड्रेडफुल डिजीज की बात कही गई है, तो कहा गया है कि असाध्य सुविधातव्य रसोतः श्रेष्ठ उच्यते। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं, और जो अच्छे औषधि की क्वालिटी हमारे चरक ने भी बताई है, खास करके सेवन के संदर्भ में, कि अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषारम सुखम। तो ये सारी क्वालिटी रसौषधियों के साथ लागू होती है। कहते हैं कि यही सब क्वालिटी रसौषधि को, above qualities of रसौषधि made them popular and superior over the herbal products. रसौषधीज are capable to treat the dreadful, incurable, and आज भी ये सब उदाहरण है कि हमारे बहुत सारे चिकित्सक हैं जो हर जगह से कहीं घूम फिर करके पहुंचा हुआ असाध्य रोग वाला रोगी इन सारी औषधियों के बाद लाभान्वित होता है। और अब जो नेचर में हमें मटेरियल मिलता है उसको अगर हम थोड़ा सा एक विचार करने जाएं, क्लासिफाई करने जाएं, तो मटेरियल्स आर अवेलेबल आइदर इन एलिमेंटल और कंपाउंड फॉर्म। इन दो रूपों में मटेरियल हमें मिलता है। उसमें ये भी हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो फ्री रूप में बहुत कम है, और कुछ हैं जैसे मरकरी फ्री मिलता है, गोल्ड फ्री मिलता है, लेकिन जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब मोस्टली ज्यादा ह्यूज कंपाउंड के ही रूप में हमें प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं, लेड, टिन, जिंक, ये सब भी कंपाउंड के रूप में हमें मिलता है, क्या कहते हैं, मिलता है। और अगर हम इनको अलग कर लें, कंपाउंड में से सेपरेट कर लें, अगर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी हमें मालूम है, वास्तव में भारत में एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप्ड था, और लोग मेटल एक्सट्रैक्शन जानते थे, इसलिए रसशास्त्र में सतुपातन की भी बात की गई। फिर तो कॉपर, आयरन, ये सब एलिमेंटल फॉर्म है,
नेचर में ये कंपाउंड के रूप में मिलता है, लेकिन जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो पुनः हमें एलिमेंट के रूप में, लेकिन जब हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो फिर वापस हम कोशिश करते हैं कि इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करें। अभ्रक, माक्षिक, हिंगुल, ये सब जितने भी हैं, दीज आर इन द कंपाउंड फॉर्म्स। स्वर्ण के बारे में जैसा मैंने कहा कि स्वर्ण और रजत को नोबल मेटल ऐसा कहा जाता है, तो उसमें एक कहा गया कि स्वर्णम अग्नो अक्षीणम, अग्नि किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन स्वर्ण एक ऐसा द्रव्य है जिसको जितना हम तपाएंगे उतना ही वो निखरता है। कहते हैं कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर अशुद्धि है तो वो अशुद्धि अग्नि में तपाने से नष्ट हो जाएगा, स्वर्ण और निखर करके सामने आएगा। और दूसरा ये भी माना जाता है कि वो एटमॉस्फेयर के किसी भी, मतलब ये सब जो गैस वैस हैं, इन सब से वो रिएक्ट नहीं करता है। और मुझे मौका मिला है, मैंने जो स्वर्ण भस्म निर्माण है उसमें एक ऐसा सैंपल हमारे सामने लाया गया जो करीब करीब 35 फुट, जैसे शुरू में हम मकर ध्वज की विधि से चलें और फिर उसको मकर ध्वज निर्माण के क्रम में नीचे कूपी में स्वर्ण मिलता है, उस स्वर्ण को फर्दर भावना दे करके, पुट लगा करके और बार बार पुट दे करके हम उसको भस्म के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम मतलब 35-40 फुट देने के बाद जाकर के वो बढ़िया एक भस्म के रूप में, लेकिन उस भस्म को हम कोई कंपाउंड कहें, वो कंपाउंड कहने की स्थिति नहीं बनती है। इस बात को हमने कोशिश किया जानने का, और मेट्रोग्राफिक मेथड से उस समय हमने देखा इसको कि वो फाइन होता चला गया, बहुत छोटे पार्टिकल उसके होते चले गए और वो नैनो रेंज तक, लेकिन वो किसी कंपाउंड में परिवर्तित नहीं होता देखा गया। तो इसलिए ये जो हमारे स्मृति ग्रंथों का वाक्य है कि स्वर्णम अग्नो अक्षीणम रजतम द्विपलम सते, ऐसा करके, रजत जो है वो 100 पल अगर हम रजत को अग्नि पर ट्रीट करें तो उसमें मात्र 2%, 2 पल जो है वो परिवर्तित होता है। लोहे के लिए दशाएसी ऐसा करके कह दिया। तो ये मतलब एक अपवाद जैसा है, जो कितना भी हम उसको अग्नि पर ट्रीट करें, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं उसके, जैसे रजत और स्वर्ण के, जो कि क्लोराइड कंपाउंड के रूप में, तो वो हम उसको कंपाउंड कह सकते हैं, अदरवाइज जल्दी वो किसी कंपाउंड में परिवर्तित नहीं होता। ये जितने भी हमारे मटेरियल हैं उसमें देखा जाता है कि दे आर हार्ड, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, वोलाटाइल, इनफ्लेमेबल और थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल, ये सब उसकी क्वालिटी होती है। पारद जो है वो लिक्विड और वोलाटाइल है, हिंगुल और नवसागर, गौरी पाषाण, मनशिला, हड़ताल, यशद, ये सभी क्या है, वोलाटाइल मटेरियल हैं। और गंधक और शिलाजीत ये सब कैसे हैं, दीज आर इनफ्लेमेबल। तो इसलिए कहा गया कि एक जब हम भस्म बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर अनुक्त पुटमाने तो साध्य द्रव्य बलाबलात् पुटम विज्ञाय दातव्यम मुहापो विचक्षण, ऐसा करके कहा गया। तो अब सवाल है कि द्रव्य के बलाबल को जानना। अब हम अगर पारद का भस्म बनाने की बात करें, सुमल का भस्म बनाने की बात करें, अभ्रक का भस्म बनाने की बात करें, तो ये सब द्रव्य जो हैं वो अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग बलाबल के हैं। उसके बलाबल को जब हम विचार करेंगे तो किस बात का विचार करेंगे, तो वहां पर हमने ये कहने की कोशिश किया, ये द्रव्य जो हैं वो कोई जैसे वाटर सॉल्युबल है, कोई है वो वोलाटाइल है, कोई है जो ज्वलनशील है, और कोई ऐसा है जो कि थर्मोस्टेबल है और थर्मोलेबाइल है। तो अब इन चीजों को अगर हम न जानें और अग्नि की योजना करें तो पता चलेगा कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अगर हम पुट की योजना करने जा रहे हैं तो द्रव्य के स्वभाव को जरूर हम जानें। तो अब ये जो इक्विपमेंट सब की बात है वो मैं
कह चुका हूं कि जैसी हमें आवश्यकता महसूस हुई उस तरह से हमने इक्विपमेंट की रचना की। प्रोसेस की भी बात मैं कह चुका हूं, खास करके मैंने शोधन पर ज्यादा जोर दिया। शोधन जो है वो मैंडेटरी प्रोसेस है, बिना शोधन के हम ना मारन कर सकते हैं, ना सत्वपातन कर सकते हैं, ना क्या कहते हैं और कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है तो बिना शोधन के हम आगे नहीं चलेंगे। इसलिए शोधन को मैंडेटरी प्रोसेस। हाँ, और शोधन है क्या? तो शोधन इज एडिशन एंड सेपरेशन, संयोग और विभाग की प्रक्रिया है। इसमें देखा जाता है कि कोई भी द्रव्य हम ले लें जिसका हम शोधन कर रहे हैं, तो जैसा कि शुरू में हमने संस्कार का भी उदाहरण दिया, चरक का जो विमान स्थान का एक संस्कार भी गुणांतराधानम उच्यते, तो वहां पर तो ये अग्नि सन्निकर्ष ये सब, तो सन्निकर्ष वहां पर हो रहा है। सन्निकर्ष में यहाँ पर खाली जल का सन्निकर्ष नहीं है, यहाँ पर वनस्पतियों के स्वरस का सन्निकर्ष है, तैल तक्र गवाम मूत्र नाल कुलस्थ, इन सब का सन्निकर्ष है। तो इन सब के सन्निकर्ष से जो कुछ भी उसमें प्रॉपर्टी होगी वो कुछ न कुछ उसमें ऐड होगा। और जिस द्रव्य का हम शोधन कर रहे हैं उसमें अगर कुछ सॉल्युबल चीज है, वोलाटाइल चीज है, इनफ्लेमेबल है, तो गर्म करते समय वो जलेगा भी, उड़ेगा भी, और जो घुलनशील है उस द्रव पदार्थ में वो जाकर के उसमें घुलेगा। तो इस तरह से ये सब हो हवा करके और जो भी हमारा द्रव्य है वो द्रव्य शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। तो इन सब के अलावा जो मारन की प्रक्रिया है, तो शोधन और मारन को हम ऐसा कह लेते हैं कि एक प्री प्रोसेस, मेन प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस। प्री प्रोसेस से मतलब है वहां पर जैसे शोधन हम करते हैं तो प्री प्रोसेस है। मारन जो है वो मेन प्रोसेस है जिसमें हम बार बार फायरिंग करते हैं, भावना देते हैं, फायरिंग करते हैं, भावना देते हैं, फायरिंग करते हैं, और फाइनली जब हम देखते हैं कि भाई नाउ द मटेरियल इज कन्वर्टेड फुल्ली कंप्लीटली इनटू सर्टेन कंपाउंड फॉर्म, तो हम उसको खास करके जो टेस्टिंग पैरामीटर की हमने बात कही थी उसमें जो रेखापूर्ण, वारितर, निश्चंद्र, ये सब जो बातें कही गई हैं उन सब मापदंडों पर हम अपने भस्म को देखने की कोशिश करते हैं, और जब उसमें वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं और उसको डिजायर्ड क्वालिटी ऐसा मान करके। तो ये जो कंपाउंडिंग की जो प्रक्रिया है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द शोधन। शोधन जो करते हैं तो शोधन से ही कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है। तो अगर हम कहें कि जो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया है वो टोटल कवर करता है, वो शोधन, मारन और मारन के बाद जो पोस्ट प्रोसेस जिसमें कि अमृतीकरण भी, लोहितीकरण भी और निरुक्तीकरण, ये सब जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये सब पोस्ट प्रोसेस भी वो कंपाउंड को ही मॉडिफाई करने के उसमें, एलिमेंट को हम कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड को भी हम वही प्रोसेस करते हैं, वही ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब जो ऑलरेडी कंपाउंड है तो क्यों हम कंपाउंड को ट्रीट करते हैं? तो मैं एक सुटेबल शब्द बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि अभ्रक है, अभ्रक इज ऑलरेडी कंपाउंड, मार्क्सिक इज ऑलरेडी कंपाउंड, हड़ताल इज ऑलरेडी कंपाउंड, वैक्रांत इज ऑलरेडी कंपाउंड, लेकिन it is not suitable for internal purpose. So to make them suitable for internal purpose, again it needed to subject for शोधन and मारन, शोधन और मारन करके, और वो शास्त्रीय व्यवस्था ऐसी है कि उस निर्देश के हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमें फाइनली जो प्राप्त होता है दैट विल बी सुटेबल। भारत के प्रोसेसिंग में हम सभी जानते हैं कि ढेर सारे उसमें नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक या कंचुक दोष की बातें की गई हैं। अब वो सब दोष निश्चित रूप से हार्मफुल हैं, और जो हम शोधन करते हैं भारत का, तो इन तीनों दोषों से उसको मुक्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत इतना ही कर लेने के बाद
वो इंटरनल उपयोग के लायक हो तो वहां तक नहीं हो पाता है। फर्दर जब हम उसको गंधक के साथ मूर्छना करते हैं तो मूर्छना एक ऐसा एक इस तरह की प्रक्रिया है जो पारद में औषधीय गुण उत्पन्न करता है। पूतिलोहों को जब हम भस्म करने की बात करते हैं तो पूतिलोह खास करके नागभंग ये सब, इसमें देखा गया है कि ये सब बहुत ही कम तापमान पर मेल्ट होता है, कम तापमान पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, कंपाउंडिंग होती है। तो खास करके हम जारण करते हैं, और भंग के संदर्भ में तो कहा गया कि खाली जारण कर लेने पर ही इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, दीप शंकर प्रयोग ऐसा करके। गंधक जारण की बात की गई है। गंधक जारण इसलिए करते हैं कि पारद में गुणोत्कर्ष हो, कहते हैं जारण। यहाँ पर जारण से अर्थ अगर करें तो पाचन से, गंधक का पाचन हम पारद में करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में होता क्या है, हम जो देखते हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि गंधक जल रहा है, कहीं न कहीं वो चाहे तो धूम्र के रूप में, ज्वाला के रूप में जल करके नष्ट हो रहा है। शास्त्रकारों ने इसे और रोकने की कोशिश की तो उसको बहिर्धूम अंतर्धूम, बहिर्धूम से अंतर्धूम में लेकर के चले गए और उसको गंधक को रोकने की कोशिश किया, और पारद में किसी तरह से वो मर्ज हो, पारद के साथ वो कंबाइन हो, उसमें पारद में उसका पाचन हो। तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था की, यंत्रों की भी कल्पना की कि हम अंतर्धूम विधि से उसको उड़ने से, भागने से रोकें और गंधक उसमें जीर्ण हो, पचे, और जब पचेगा तो पारद में गुणोत्कर्ष होगा। उस गुणोत्कर्ष की चर्चा की गई है कि तुल्य गंधके जीर्णे सामान्यात् सद्गुणो भवेत्, ऐसा करके क्या सद्गुणे गंधके जीर्णे विविधा अद्भुत कार्य कृत, ऐसा करके कहा है। तो गंधक जारण का महत्व है। और दूसरा क्या है कि गंधक जारण ये जो प्रक्रिया है, तो रस सिंदूर इज आउटकम ऑफ, हम इसको कह रहे हैं कि रस सिंदूर लाइक कुपी पकवा आर द आउटकम ऑफ गंधक जारण प्रोसेस। जब आप गंधक जारण करने जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट के रूप में रस सिंदूर जैसा पदार्थ मिलता है। तो मूर्छन की बात हमने कही, मारण की भी बात। एक भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कि हम मोटे तौर पर वेट ट्राइचुरेशन भी कहते हैं। कहा कि शोधितान, अरे क्या कहते हैं, सुनते हैं भावना के लिए जो कहा गया कि जो भी मतलब द्रव्य है उसमें इतना द्रव पदार्थ मिलावें और मिला करके फिर उसको मर्दन करें, और मर्दन करते करते पुनः उसको शुष्क कर लें, तो इस प्रक्रिया को भावना कहते हैं। दूसरा, भावना को और भी दूसरे तरह से कहा गया, दिवा दिवा तपे शुष्कम रात्रो रात्रो निवास, ऐसा करके। उसके भी उदाहरण हैं कि किसी भी द्रव्य को किसी दूसरे द्रव पदार्थ से उसको संस्कारित करना है, उसमें उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो जैसे अम्ल की रसायन में अम्ल की स्वरस की भावना देना, तो उसमें वो कंसंट्रेट होता चला जाता है और उसके गुणों में वृद्धि होती जाती है, तो वह भी भावना है। और दूसरा ये है कि जैसे हम भस्म बनाने के लिए भावना देते हैं, तो उस भावना के क्रम में हम मर्दन करते हैं। अब मर्दन करने से क्या होता है, तो मर्दन करने से जो उसका सरफेस एक बार फायरिंग करने से जो परिवर्तित हुआ, एक ऊपर जो एक आवरण बना, जिस किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन सरफेस पर होता है और सरफेस पर रिएक्शन हो करके कंपाउंडिंग होती है, और वो कंपाउंड जो बना उसको हम कोशिश करते हैं कि सरफेस को हम एक्सपोज कर दें, वो जो बना हुआ है वो उससे अलग हो जाए, अलग हो करके सरफेस एक्सपोज हो, जो हम नया फिर भावना दे करके उसमें द्रव पदार्थ डाल रहे हैं उसकी एक लाइनिंग, कोटिंग उसके ऊपर हो, किस
वो जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं उसके ऊपर, और फिर फायरिंग होकर के फिर वो सरफेस पर रिएक्शन हो। तो सरफेस को एक्सपोज करना, और कहते हैं कि भावना इज साइज रिडक्शन टेक्निक, साइज को छोटा करना। तो इसका क्या और सब एडवांटेज है? तो 2 or more material mixed together uniformly, materials are divided into fine surface area of material exposed and expanded, which facilitates compounding. It develops softness, smoothness, and stickiness in the material, which facilitates better binding of material, enhances the therapeutic property of minerals and metals, inclusion of organic properties through vegetable extractives used for bhavana purposes. सुभावित इज एक्सेप्टेबल। अब भावना देने पर उसको कहा गया कि भाई सुभावित और दुर्भावित। तो सुभावित वही हुआ कि ये सब चीजें अगर हमें मिलती हैं तो वो सुभावित, और नहीं मिलती है तो फिर दुर्भावित हो। अगर उसके किनारे फटने लगे, गोल बनाया, उसको दबाया, और दबाने से अगर किनारे विदीर्ण होते हैं तो दैट इज दुर्भावित। तो ऐसा नहीं होना। वो बढ़िया भावना मतलब बढ़िया साइज उसका रिड्यूस हुआ, साइज रिड्यूस होगा तो उसमें आपस में जो चिपकने की, बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो होता यह है कि भावना का ये सब लाभालाभ है, और गुणोत्कर्ष एक महत्वपूर्ण उसमें। अब ये एक इससे मैंने बताने की कोशिश किया है इस डायग्राम से कि एक पार्टिकल है मेटल का, मान लें कि एक आयरन पार्टिकल है, और आगे बढ़ा मैं परितोष जी। हेलो जी सर, बढ़ा रहे हैं। जी सर, हाँ। बढ़ा रहे हैं सर। तो प्रोसेस इफेक्ट ड्यूरिंग मारन ऐसा करके, तो उसमें ये दिखाया गया कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का जो पेरिफेरल पार्ट है वो इसमें Fe मेटल ऑक्साइड जैसे FeO ऐसा करके है, उसके और थोड़ा सा इनर में जाएंगे तो वो भी ऑक्साइड और सल्फाइड कुछ भी जो भी है, लेकिन और अगर भीतर हम जाते हैं तो वो बिल्कुल मेटल के रूप में है। और यही जो सरफेस, तो एकदम अगर हम आउटर पेरिफेरल सरफेस को देखें तो अगर लोहे का है तो कई बार वो Fe2O3 के रूप में हमें मिलता है। उसको जब हम ट्राइचुरेट कर देते हैं तो वो Fe2O3 वाला जो पार्ट है वो सब उसमें से अलग हो जाता है और सरफेस एक्सपोज हो जाता है। तो ट्राइचुरेशन का सबसे बड़ा लाभ है कि सरफेस एक्सपोज होता है, बहुत बड़ा सरफेस हमें मिलता है, और उस सरफेस पर जो फर्दर हम फायरिंग करेंगे तो कन्वर्जन का एक अच्छा खासा अवसर मिलता है। वहां तक नहीं पहुंचे हैं परितोष जी? जी सर, 1 मिनट कर रहे हैं। परितोष, हाँ जी, हाँ परितोष, यस सर। हाँ कोऑर्डिनेट करो। जी सर, कर रहा हूँ। प्रतिभा एक्चुअली बदल रही है सर। ओके। हाँ, तो इसी को मैं बता रहा था कि ये जो बीच में है वो पूरा आयरन पार्टिकल है। इसके बाद का जो इसका नंबर तो आवाज ही फुल कर सर्कल दूंगा, वो इससे बात करो। कन्वर्टेड IMPCL में था, अब तो आ गया, अब तो एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, पहले उसी नाम से था। ठीक है, बिल्कुल जो पेरिफेरल है। बीमा का नंबर है, बीमा से बात कर लो। ये हीटिंग डिवाइस में जैसे पुराना जो मेथड था भस्म करने का, तो उसमें हम कन्वेंशनल पुट का इस्तेमाल करते थे, और वो पुट विभिन्न प्रकार के विभिन्न साइज का एक हम धरती के अंदर गड्ढा करते थे, गड्ढा करके उसमें पुट देने की कोशिश करते थे। और पता नहीं चल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, हेलो, कुछ स्लो चल रहा है ना, और या ठीक लग रहा है?
हेलो हाँ? हेलो Hello, Anupam sir, kindly mute your mic, sir. Hello. हेलो Yeah. हाँ हेलो Yes, sir. हाँ सर, शुरू करिए सर. हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ समय पहले तक कुछ समय पहले से मतलब अगर आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो मोस्टली जो हमारे कन्वेंशनल पुट थे जिसको ही हम जमीन के अंदर गड्ढा बनाते थे और अलग अलग साइज का गड्ढा बनता था और वो महापुट से लेकर के और छोटे लावक और क्या कहते हैं वो पुकुट पुट तक की संरचना करते थे। और आज के संदर्भ में हम इस चीज को इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस के लेवल पर उसको शिफ्ट कर दिया और इसमें एक ये बेनिफिट है कि एक ही हमारे पास उपकरण है जिसमें एक रेगुलेट करने की व्यवस्था है। तो जितना तापमान हमें चाहिए उस तापमान को अगर हम मेजर करके पहले से जान लिए कि भाई इस इतने साइज के गड्ढे में अगर हम ईंधन पूरा डाल करके अगर हम पुट देते हैं तो कितना इसमें तापमान कितने समय तक के लिए होगा, उस चीज को हम इस डिवाइस पर इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस के माध्यम से कर सकते हैं। पुट का मैंने पहले एक कहा कि नेस्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपक्वम हितम औषधम, पुट कितना देना तो जिसमें हमारा द्रव्य सुपक्व हो जाए। जो हम ईंधन पहले यूज करते थे वो मुख्य रूप से काउडंग केक्स होता था। काउडंग केक्स के अलावा कुछ कास्ट और क्या कहते हैं लकड़ियां भी होती थी। उसमें अलग अलग जो फ्यूल होते थे उसमें तापमान पैदा करने की अलग अलग क्षमता होती थी। अब उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, काउडंग केक्स बहुत ही कॉमन था। कॉमन इसलिए था कि आसानी से हर जगह सुलभ था और वो एक ईंधन का बहुत बढ़िया आसान स्रोत भी था। हमने थोड़ा सा कंपैरेटिव बताने की भी कोशिश किया है कि जो बालुका यंत्र हो या जो हमारा कन्वेंशनल फर्नेस है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस है उसके लिए हम कह रहे हैं कि वो इजी हैंडलिंग में है, टाइम सेविंग है, एफिकेशियस है, इकोनॉमिकल है और मेंटेनेंस और कंट्रोल में इजी है। ये सब हम लोगों ने देखने की कोशिश किया, कंपेयर किया और कंपेयर करने के पीछे जो था वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके आधार पर हम यह सब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कहीं से कोई कमी नहीं है और साफ सुथरा और सफाई पूर्वक हम बना लेते हैं। कुपी पक्को के लेवल पर हम देखें तो मफल फर्नेस का खूब भरपूर उपयोग हम कर रहे हैं और बहुत सारी फार्मेसियां भी इस समय खूब कर रही है और ये इस फिगर में दिखाने की कोशिश किया गया है। कुपी पक्को के माध्यम से एक प्रोडक्ट रस सिंदूर का है, दूसरा स्वर्णभंग का हम दिखा रहे हैं। फिजिको केमिकल लेवल पर भी असेसमेंट जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको जानना आवश्यक होता है कि अगर हम पहले से कोई स्टैंडर्ड तय करके रखें तो उससे हम टैली करने की मिलान करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो एट पार है या नहीं और कोई कमी उसमें कहीं ऐसा। और खास करके जैसे कि ये जो कन्वर्जन है पूरा वो कंप्लीट कन्वर्जन हुआ कि नहीं इस बात को जानने की जरूर हम कोशिश करते हैं। जो हमारी एक परीक्षा करने की विधि थी उसमें वारितर और रेखापूर्ण, फिर क्या कहते हैं वो अंजन जैसा सूक्ष्म होना, फिर सुलक्षण होना, मृदु होना, निश्चंद्र होना, गतरसत्व होना, भस्मों में कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, डिजायर्ड कलर, कलर के लिए कहा कि स्वर्ण चंपक वर्णाभम, कृष्णत्वम तारताम्र, इस तरह से हर भस्म का अपना अलग अलग वर्ण होता है। और केमिकल अगर इस टेस्ट को जो हमारी पूरी पुरानी जो व्यवस्था थी उस पुरानी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण 5
Everyone stay connected. There may be a technical glitch. We will back shortly. Hello, Jha sir. Everyone is requested to kindly stay connected. Hello. परितोष, यस सर. सर उनका फोन आ गया शायद, तो वो अभी आ रहे हैं, जुड़ गए हैं सर. अच्छा, अगेन ही कैन ज्वाइन ना? या कर लिया जरूर, कर लिया, कर रहे हैं. ठीक. हेलो हाँ सर. जी सर. हेलो झा सर, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो झा सर. झा सर, एक बार मीटिंग आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए प्लीज। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सर रीज्वाइन कर लीजिए एक बार ना, जो लाल बटन होगा उसको काट के फिर से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए. हेलो हेलो. यस सर, यू आर ऑडिबल. हाँ, हेलो. आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, कंटिन्यू करिए सर. फोन बाहर से आकर के डिस्टर्ब कर रही. तो मैं ये कह रहा था, वारितर, निश्चंद्र और रेखापूर्ण, ये तीन ऐसे हमारे उसमें दो ऐसे. हेलो. यस सर, हेलो. आवाज आ रही है सर आपकी, आवाज आ रही है सर आपकी आवाज. उसमें दो दो ऐसे परीक्षण थे, जैसे निरुक्त और अपुनर्भव. तो निरुक्त कहने का वहां पर था कि उस परीक्षण से हम ये पता करने की कोशिश करते थे कि हमारे भस्म में फ्री मेटल का प्रेजेंस कहीं से तो नहीं है. जिस मेटल का हम भस्म बना रहे हों वो पूरी तरह से भस्म के रूप में परिवर्तित हुआ कि नहीं, इस बात को जानने के लिए निरुक्त परीक्षा. और एक रिवर्सिबिलिटी की जो हमने रिड्यूस किया मेटल से, वो भस्म के डायरेक्शन में, एलिमेंट से कंपाउंड के डायरेक्शन में गया, वो वास्तव में पुनः रिवर्स तो नहीं हो रहा है. इस बात को जानने के लिए हम जो परीक्षा करते रहे उसको अपुनर्भव कह करके. तो ये परीक्षा थी, और इन्हीं परीक्षा के आधार पर ये सारी सैकड़ों साल से चलता चला आ रहा था. कहीं कोई लोगों को कठिनाई नहीं थी, और भस्म में बिल्कुल कहीं से कोई दुष्प्रभाव नहीं करते थे, और वही हमारा एक टेस्टिंग पैरामीटर था. और आज के समय में बहुत सारे नए नए, जैसे XRD और क्या इंफ्रारेड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये सब आजकल ढेर सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स ये सब आ गए हैं, जिससे कि हम भस्म की और भी गहराई से परीक्षा कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं. इसके अतिरिक्त जो पोस्ट प्रोसेस था भस्म का, वो अमृतीकरण, लोहितीकरण और निरुत्थीकरण, ऐसा करके तीन, खास करके मतलब सभी भस्मों के लिए नहीं, उसमें अमृतीकरण ताम्र और अभ्रक के संदर्भ में हम करते थे, या ताम्र कंटेनिंग जो भी हमारे मिनरल्स थे उसके लिए, चाहे तुत्त हो, मार्कशीट हो, इन सब में, और अभ्रक का अमृतीकरण किया जाता था.
अभ्रक में ही लोहितीकरण करने की कोशिश होती थी। अगर अभ्रक में रक्तवर्ण डेवलप नहीं हुआ तो इसके लिए करते थे। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट जो ऑपरेटिव प्रोसीड्योर फॉर मारन ऐसा करके, इन सब को करने का अल्टीमेट जो उद्देश्य था वो था कि हम इतना सूक्ष्म बना लें भस्म को, क्योंकि ये जो मारन की प्रक्रिया है वो साइज रिडक्शन विथ साइमल्टेनियसली हम कहें कि कंपाउंडिंग के साथ साथ उसके पार्टिकल साइज में रिडक्शन हो और वो नैनो रेंज तक चला जाए। तो कोशिश यही होती थी कि हम मतलब उसको हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी। खास करके मैं जो मुख्य मुद्दा था कि टॉक्सिसिटी एंड इफिकेसी ऑफ ताम्र भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, तुत्थ भस्म, नाग भस्म, शुद्ध नीलांजन, शुद्ध हिंगुल, रस सिंदूर, मकरध्वज, मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग, रस कर्पूर, रस पुष्प, बंग भस्म, यशद भस्म, काशीस भस्म, ये इतने सारे जो भी भस्म हैं, these all भस्माज आर स्टडीड फॉर इट्स टॉक्सिसिटी ऑन क्या कहते हैं एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक लेवल। इसमें खास करके जो भी हुए एनिमल एक्सपेरिमेंट हुए डिपार्टमेंट में हम लोगों ने करवाया एमडी और पीएचडी लेवल पर। उसमें जैसे कॉपर, मरकरी का भी कम से कम 5-6 एमडी पीएचडी लेवल पर, और ताम्र का भी करीब करीब 5-6-7 एमडी और पीएचडी लेवल पर, और इसी तरह से बंग का, नाग का, ये सब कई लेवल पर सब करके और टॉक्सिसिटी देखने की कोशिश की गई। और टॉक्सिसिटी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स एनिमल के हो सकते हैं वो सब कलेक्ट करके टेन टाइम्स मोर देन थेरेपेटिक डोज, इतना तक दे करके कोशिश किया गया उसकी टॉक्सिसिटी देखने की। और मैं जितने इन द्रव्यों को उद्धृत कर, भस्मों को उद्धृत किया हूँ, इन सब को किया गया। अब इन सब के कुछ ऐसे जो इस समय हमारे स्कॉलर सब जहाँ तहाँ हायर पोजीशन में हैं, जैसे नाग भस्म पर हमारे डॉक्टर नागराजा ने काम किया जो इसमें चौधरी ब्रह्म प्रकाश में है। नीलांजन पर हमारे इस समय जो रसायन विभाग बीएचयू के विभागाध्यक्ष हैं गौतम देवनाथ जी, उन्होंने काम किया। इसी तरह से मकर ध्वज के ऊपर डॉक्टर प्रोफेसर पीके प्रजापति का काम था, फिर डॉक्टर श्री दुर्गा चिंता का काम था, मल्ल सिंदूर पर रवि प्रकाश का काम था, फिर रस कर्पूर पर हमारे डॉक्टर प्रभाकर राव का काम था। ये सब काम इस विभाग में खास करके टॉक्सिसिटी और इफिकेसी दो चीजों को देखने के लिए किया गया। और लोगों ने खास करके जैसे रस कर्पूर और रस पुष्प में, रस कर्पूर में टॉक्सिसिटी भी देखी गई और थेरेपेटिक डोज में उसकी कोई टॉक्सिसिटी रिपोर्ट नहीं हुई, और बल्कि जो हायर डोज था 10 टाइम, उसमें जरूर उसका कुछ करोसिव इफेक्ट देखने को मिला। और खास करके रस कर्पूर का बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट रिपोर्ट किया गया उस समय। और मकर ध्वज का जो हमारे पीके प्रजापति जी ने किया और डॉक्टर दुर्गा चिंता ने किया, तो दुर्गा चिंता ने तो सीआरएफ को सामने रखा, क्रोनिक रिनल फेल्योर, और उसमें बड़े ही मतलब इनकरेजिंग रिजल्ट सामने आए इफिकेसी के लेवल पर। और डॉक्टर नागराजा के द्वारा जो नाग भस्म पर, षष्टिपुट नाग भस्म पर उन्होंने किया, तो उन्होंने
भी जो खास करके उसकी इफिकेसी को बताने की कोशिश की, बड़ा ही इनकरेजियस था। और खास करके एक जो विशेष केमिकल लेवल पर जो देखने को मिला, उसमें नागभस्म है या मरकरी का प्रोडक्ट है, कंपाउंड, ये सभी वो हम यह कहने की स्थिति में आए कि अगर इसके सल्फाइड कंपाउंड्स हैं तो दे आर मोर सेफर कंपाउंड। और तो टॉक्सिसिटी और इफिकेसी, ये तीनों मतलब एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक लेवल पर हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। ये सब कुछ पब्लिकेशंस रहे हैं जो इन भस्मों से रिलेटेड। और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, minerals and metallic preparations have their own importance in the world of Ayurvedic medicine. Herbo-mineral compounds is the backbone of Ayurvedic medicine. मैं इसको बैकबोन कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एक तरह से सच्चाई भी है कि बिना रसौषधियों के या बिना जो हर्बो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, उसके बिना आज के समय में भी मतलब चिकित्सा करना और एक जो इफेक्टिव जिसको चिकित्सा कहेंगे वो। रसौषधीज आर पॉपुलर ड्यू टू इट्स स्मॉल डोजेज, पैलेटेबिलिटी, क्विक इफेक्टिवनेस एंड वाइड रेंज ऑफ therapeutic efficacy. Safety and efficacy of minerals and metals are achieved due to the impact of indigenous manifold processes. ये process का इफेक्ट है कि वो तरह तरह की efficacy हमें देने में सक्षम होता है। और रसौषधीज are our great treasure gifted by our ancestors. ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ी थाती हमारी है उपहार के रूप में। और ये मतलब जो क्या कहते हैं, इट इज सर्विंग द एलिंग ह्यूमैनिटी सक्सेसफुली सिंस सेंचुरीज। सैकड़ों वर्ष से ये हमारी समाज को, हमारी सोसाइटी को, जो बीमार सोसाइटी है उसकी सेवा करता चला रहा है। एप्रीहेंशन क्रिएटेड अबाउट द मिनरल प्रिपरेशंस इज नीडेड टू एड्रेस थ्रू प्रॉपर रिसर्चेज। हम लोगों ने किया, कोशिश किया, अपना समय उसमें लगाया, उसमें धन लगाया और कोशिश किया कि इस जो भी एप्रीहेंशन इसके बारे में है उसको हम दूर करें। Ayurvedic preparations are time tested because these are in practice since many centuries and serving to the ailing humanity successfully. References हैं इसमें, और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा RAV को जिन्होंने हमें मौका दिया आपके समक्ष कुछ बात रखने का। तो मैं इस संबंध में थोड़ा सा और ये कहने की कोशिश करूँगा कि हम सभी जानते हैं कि जामा आर्टिकल में जब से एक पब्लिश हुआ सेपर के द्वारा, और सेपर की मुलाकात हमारे साथ काम करने वाले नारंग साहब थे जो अप्लाइड केमिस्ट्री के थे। संयोग से ये जो शास्त्रा जो इंस्टीट्यूशन है तमिलनाडु में, वहाँ एक सेमिनार के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी डिस्कस हुआ। उस पट्टे को बेचारे को उसको मेडिसिन के बारे में कहीं कोई जानकारी भी नहीं। अच्छा, जो हम सभी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें सीधा जैसे आर्सेनिक लेकर के हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मनशिला से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हड़ताल से कोई बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा फाइनली उसमें आर्सेनिक का प्रेजेंस तो होगा ही होगा। मरकरी लेकर के अगर हम सिंदूर, कजली, परपटी कुछ भी बना रहे हैं तो पारद का प्रेजेंस उसमें निश्चित रूप से होना है। अब सवाल है कि वो पारद किस फॉर्म में, तो निश्चित रूप से पारद अगर कजली के रूप में है, परपटी के रूप में है, रसिंदूर के रूप में है तो वो सल्फाइड फॉर्म में। इसी तरह से लेड भी सल्फाइड फॉर्म है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा
एक ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे नागराजा जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश में मैंने उदाहरण दिया कि उन्होंने खास करके ब्लड शुगर लोअरिंग इफेक्ट पर कंसंट्रेट किया और बड़ा अच्छा परिणाम षष्टिपुट नाग भस्म का देखने को मिला। वो जब काम कर रहे थे तो अल्टीमेटली वो जो नाग का भस्म था उसको उन्होंने प्रूव किया कि ये नाग का सल्फाइड कंपाउंड है। तो इस समय हमारे देवनाथ सिंह गौतम जी हैं, जो रसायन के विभागाध्यक्ष हैं, उनको पीएचडी करना था और उनको एक प्रॉब्लम चाहता था काम करने के लिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप नाग भस्म यदि लेड सल्फाइड है तो हमारे पास ऑलरेडी लेड सल्फाइड कंपाउंड अवेलेबल है नीलांजन के रूप में, तो क्यों नहीं हम नीलांजन को शुद्ध करें और शुद्ध करने के बाद अगर फर्दर और कोई प्रोसेस चाहता तो प्रोसेस करें और उसको हम इवेलुएट करें, देखें कंपेयर करके कि क्या दोनों एक जैसा है या नहीं है, मतलब वह भी इस तरह से कार्यकारी है कि नहीं है। इसी तरह से जैसे एक काम था, ये मैंने द्रुतियों के बारे में आपसे बताया कि द्रव्यात् 10 गुणम सत्वम सत्वात् 10 गुणम द्रुति। द्रव्य से द्रव्य का सत्व 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मुझे काम करने का मौका मिला था सत्व को स्टैंडर्डाइज करने का। तो अभ्रक और माक्षिक के सत्व को हमने स्टैंडर्डाइज किया और अभ्रक लिया, उसमें एनालाइज करके देखा कि भाई इसमें क्या क्या एलिमेंट कितने कंसंट्रेशन में है। और जब हम सत्वपातन करते हैं तो मटेरियल दो भाग में बढ़ता है, सत्व और क्या कहते हैं किट्ट के रूप में। तो किट्ट में क्या जा रहा है, सत्व में क्या जा रहा है, वो हमने देखने की कोशिश किया और कोशिश ये रही कि ऑप्टिमम जो उसमें एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इस तरह का प्रयास था और बड़ा अच्छा वो मतलब कार्य रहा। आगे चल करके इसको एक्सपेंड करने के लिए कि जो उद्देश्य था कि द्रव्यात् 10 गुणम सत्वम को हम प्रूव करें, ये सत्व द्रव्य से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो, चाहे पारद के संस्कारों के क्रम में पारद के लिए हो या फिर थेरेपेटिक पर्पस के लिए हो। तो हमने आगे दो लोगों को ये काम सौंपा, एक को अभ्रक दिया, दूसरे को माक्षिक दिया और कहा कि माक्षिक और माक्षिक सत्व दोनों का भस्म बनाओ, भस्म बना करके दोनों को कंपेयर करो और ये बताने की चेष्टा करो कि शास्त्र जो हमारा कह रहा है वो कहाँ तक सही सही कह रहा है। तो दो हमारे कार्यकर्ताओं ने विभाग में काम किया और कोशिश किया इसको बताने की। तो इस तरह से ये सब मौका, जहाँ तक टॉक्सिसिटी का है, क्योंकि सबसे भयभीत करने वाला और आज अगर देखें तो उत्तर भारत ज़्यादा प्रभावित है रसौषधियों के प्रयोग करने में, लोगों को हिचक हो रही है, खास करके जो भी मतलब हैवी मेटल्स के नाम पर। वास्तव में ये सब जो कार्य हम लोगों ने किए वो निश्चित रूप से इस बात को बल देता है कि हम भयभीत ना हो और अगर सही ढंग से हमने प्रोसेस किया है और सही भस्म का निर्माण हुआ है तो कहीं से भी वो टॉक्सिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रोसेस में कहीं से भी कोई अगर शॉर्टकट हमने लिया और सही सही निर्माण नहीं किया तो निश्चित रूप से वो हार्मफुल हो सकता है। एक बड़ी ही मतलब जो कि हर किसी को कि भाई आज मतलब आप घूम करके देखें जो सब भी भारत के योग बना रहे हैं तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि खूब ह्यूज क्या कहते हैं क्वांटिटी में बरसों से बनाते चले आ रहे हैं और उतना अगर मर्क्यूरियल कंपाउंड सोसाइटी में खप रहा है मेडिसिन के रूप में और वो कहीं से भी अगर डैमेज करने वाला होता तो हमें लगता है कि कोई भी भारत का पॉपुलेशन दुरुस्त दिखाई नहीं देता। कहीं न कहीं से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहा है वो आज भले कम खा रहा हो लेकिन आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो निश्चित रूप से, चूंकि चिकित्सा व्यवस्था पूरा आयुर्वेद पर ही आधारित थी और किसी न किसी चिकित्सक के द्वारा
वो मतलब चिकित्सा किया जाता था उसका। और योगों के रूप में भी अगर देखें तो ये 10 औषधियाँ कहीं न कहीं से, चाहे स्वर्ण बसंत मालती हो या चाहे बृहद चिंतामणि हो, बसंत कुसुमाकर हो, इन सब का सेवन कहीं न कहीं निश्चित रूप से। और उतने के बाद अगर वो टॉक्सिक होता तो इस समय का जो जनरेशन है वो हमें नहीं लगता है कि स्वस्थ हो सकता था। तो ये सारी जो भी भ्रांतियां हैं, मैंने ये सजेस्ट किया कि एक इस तरह का मतलब इस योजना हो कि जो कुछ हम लोगों ने किया उसको पुनः और भी मतलब एक बृहद स्तर पर भारत सरकार इस पर कंसंट्रेट करे और खास करके आयुष विभाग इस पर ध्यान दे कि एक एक द्रव्य को हम कई जगह से और पूरी मतलब उसमें ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि रिसर्च में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको करके हम सामने रखें रिपोर्ट कि वास्तव में अगर टॉक्सिक है तो डिस्कार्ड करें, लेकिन अगर नहीं है तो भ्रांति जो भी समाज में फैली हुई है, लोगों में है भय, उस भय को कहीं न कहीं से हटाने की जरूरत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मौका दिया और हमको सुना, तो खूब खूब धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। किन्हीं को कोई शंका हो, कोई अगर पूछना Thank you चाहें so तो। much, sir. Thank you so much, sir, for wonderful session. Now, I hope all the participants are definitely benefited by your lecture. Now it's time for question and answer. अगर किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है मेरे मन में। मैं वैद्य विवेक साने हूँ, पूना से बात कर रहा हूँ। shall I ask one question, sir? जी one question related. One question related with the Shodhana of Hingul. In the text, Hingul is purified or Shodhana with Ardraka juice or lemon juice or in Ajadugdha also. All three dravyas are different in Rasavirya Vipak, but it do Shodhana of Hingul. So we use this Hingul for so many preparations. We do select the Shodhana Dravya according to the need of the patient. So what changes do occur in Hingul with these three ingredients which are totally different in Guna but giving Hingul in Siddha form? So sir, आपकी क्या राय है इसमें सर? आप क्या बहुत बढ़िया प्रश्न बताएंगे? आपका। तो मैं ये इसमें कहना चाहूंगा कि भावना का अपना रोल है। जैसा मैंने आपके सामने रखा कि भावना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो करीब करीब हमने 6-7 पॉइंट आपके सामने रखे। सबसे पहला है कि जो भी हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर आपके। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भावना का अपना रोल है। भावना, किस द्रव्य की आप भावना दे रहे हैं, उस द्रव्य की प्रॉपर्टी उसमें ऐड होगी निश्चित रूप से। और खास करके जो साइज रिडक्शन की बात हमने की, आपस में दो द्रव्य जब हम मिलाते हैं तो यूनिफॉर्मली मिलने की बात है, ये सब होगी और मिल करके उसके गुणों को बढ़ाएगा निश्चित रूप से। पार्टिकल साइज छोटा होता चला जाएगा और वो छोटा होकर के अपना जो भी लाभ पहुंचा सकता है वो पहुंचाएगा। अब रहा कि जो भी मिला रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी उसमें जाना है। आर्द्रक, अगर आर्द्रक से शोधन कर रहे हैं तो आर्द्रक की प्रॉपर्टी हिंगुल के साथ मिलेगी। और खास करके जैसे जितने भी ये सब चाहे आनंद भैरव हो या त्रिभुवन कीर्ति हो और इस तरह का, जहाँ अगर हिंगुल यूज करना है तो अधिकांश देखा जाता है कि आर्द्रक स्वरस से शोधन करके अगर करते हैं तो खास करके पाचन इन सब दृष्टि से वो ज्यादा कार्यकारी होता है। हिंगुल से पारद निकालने की बात जब होती है तो हम ज्यादातर लेमन जूस, नींबू स्वरस का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नींबू स्वरस से हम करें तो खाली पारद निकालने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाए। उसका और भी मतलब कहीं भी हम इंटरनल यूज के लिए किसी भी योग में डाल सकते हैं। तो खास करके अगर हम
शास्त्र में उलट के देखने जाएं, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक मिले कि भाई इस योग को बनाना है तो इस तरह से ही शोधन करके करें। खास करके ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे गंधक के क्रम में आप देखेंगे कि भृंगराज से शोधन या दुग्ध से शोधन, तो परपटी बनाना हो तो कहा कि भृंगराज से शोधन करें। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसको फॉलो करें, और नहीं तो शोधन शोधन है, शोधन से जो भी लाभालाभ है वो लाभालाभ तो मिलना है। तो ऐसे बता सकते हैं क्या कि प्योरली हिंगुल का शोधन ये एक तरह के शरीर सात्म्य करने की वाली प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल। देखें, ऐसा है कि एक तो जैसे कहते हैं ना कि भाई द्रव्य दो प्रकार के हैं, सेंद्रिय और निरिंद्रिय। तो सेंद्रिय शरीर जो है वो सेंद्रिय है, और ये जितने भी खनिज द्रव्य हैं वो खास करके मोस्टली निरिंद्रिय हैं। तो निरिंद्रिय में सेंद्रिय का आधान करना, जिससे वो हमारे शरीर सेंद्रिय शरीर के लिए अधिक उपयोगी हो सके, एक इसके पीछे ये भी उद्देश्य रहता है। इसलिए जितनी भी शोधन है, कहीं न कहीं चाहे वानस्पतिक द्रव्य का उपयोग हुआ हो या चाहे जांगम द्रव्य का उपयोग हुआ हो, वो कहीं न कहीं इन दोनों द्रव्य के उपयोग से ही, तो उसमें उद्देश्य यही है कि उसमें सेंद्रियत्व को डाला जाए, सेंद्रिय गुणों को डाला जाए, और हमारे सेंद्रिय शरीर के लिए अधिक वो उपयोगी बन सके। और ये यहाँ तक कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि लौह भस्म पर कुछ पेपर्स पब्लिश हुए, 99%, 98% या 98.5% आयरन, प्योर आयरन ले करके लोगों ने काम शुरू किया, और जब वो भस्म बना तो भस्म बनते 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 उसमें आयरन का परसेंटेज पता चला कि मुश्किल से 8%, 10% रह गया। बाकी दूसरी चीजें उसमें जुड़ करके और उसके क्या कहते हैं, बल्क को भी बढ़ाया, प्रॉपर्टी को भी इनहांस किया। तो ये सब देखने को मिलता है। Thank you, sir, for your elaborative explanation on these all subjects. Thank you, sir, very much. Thank you, sir. और किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। Anyone have any queries? They may ask by unmuting themselves. Excuse me. झा साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको, इतना अच्छा ज्ञान आपको दिया। मैं अभी भी अपने को विद्यार्थी मानता हूँ रसशास्त्र का, कोशिश करता हूँ कि जहाँ हमारा भाग्य है कि आपका जो है व्याख्यान सुनने को मिला, इतने अनुभव मिले हम लोगों को, और हमारे स्टूडेंट भी को बहुत गौरवान्वित हुई आपका स्पीच सुन करके। मैं खुशी होगी और हमारे इस वक्तव्य से छात्र लोग लाभान्वित हुए हों। हाँ, और ये ज्ञान गंगा जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय विद्यापीठ की बहुत ही अमूल्य निधि में है, ये भूतो न भविष्यति कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय विद्यापीठ का। जी बिल्कुल, और हमारे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है इस ज्ञान अर्जन के लिए। बहुत एप्रिसिएटिव ये कार्यक्रम है, और मैं भी इसकी खूब प्रशंसा करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा। और हम अपने अनुपम जी को खूब इसके लिए हार्दिक बधाई भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। लगे रहें और नए नए लोगों को जोड़ें इसमें, और ज्ञान का प्रवाह चलता रहे। ये ज्ञान के प्रवाह से कम अनुभवी लोगों के जो है ज्ञान का जो अमृत हमको मिलता है, बहुत बड़ी बात है। कम से कम ये एक सेतु के रूप में काम कर रही है राष्ट्रीय विद्यापीठ ज्ञान अर्जन के माध्यम, ज्ञान गंगा के माध्यम से, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ, हेलो। Hello, sir. May I put a simple question? I wanted to ask. So, if time permits, then I will complete in a short time. Yes, please. Sir, as you said, for gold, in case of gold, it takes around 30 puts. So, we tried once we tried at Tirupati, even after 10 puts, nothing happened. So, my question is it really trustworthy to purchase from the market Swarna Bhasma? This complex process is really being followed by these pharmacies? Are you associated with Tirupati Ayurved College?
Yes, sir. Yes, sir. Actually, I have been your student at Jamnagar. Yes, and there, Dr. Durga, Sri Durga. Sri Durga is there. So she Yes, worked sir. on Sri Durga is Makaradhwaj. working. And She herself Yeah. tried the Bhasma of Swarna, but that couldn't Yeah. happen, sir. Could not happen. We have She given only 10 prepared, putas. not within 10 putas, she herself prepared in here in Banaras Hindu University in her MD period. She prepared gold bhasma, Swarna bhasma, and method adopted the method of Makaradhwaj preparation. So what happened on the neck? She collected the compound by the name of Makaradhwaj. You can say Rasinpur also that. And in the bottom, the powder of gold was obtained, and that powder was further continuously, frequently given more than 30 puta, and then that gold given the character of bhasma. So bhasma, when that bhasma was examined on the photographic technique, the surface was full of gold particles. Only if you quantitative metallography try, then you will see the size of particle, or you put it in scanning electron microscopy, then you can measure the size of particle. But as told in the Yagyavalkya Smriti that Swarnam Agnu Akshinam. So when you firing it, Swarna will never reduce to any ash or any compound. So this we have observed in case of gold. So that is what I wanted to ask you, sir. Probably that is the reason why Kashyapa said, I am a Kaumarvritya person, sir. The Kashyapa has told only स्वर्ण को केवल ये पत्थर के ऊपर घिस कर देने के लिए कहा है। बिल्कुल घिस करके अगर हम चटाते हैं तो पत्थर की क्वालिटी कैसी है, अगर कसौटी पत्थर है या और ग्रेनाइट पत्थर है उस पर घिस करके देते हैं तो यू विल गेट वेरी फाइन पार्टिकल, नैनो पार्टिकल यू विल गेट फ्रॉम द गोल्ड। तो इस तरह से गोल्ड का जितना फाइन पार्टिकल होगा वही होगा और उसका कोई कंपाउंड नहीं बनना है। मेरा ये कहना था कि गोल्ड जो नोबेल कहा गया है कि नोबल मेटल है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी विधियां हैं जितनी भी, that methods, that processes are not able to convert gold into certain compounds, and that was observed during the practical. दूसरा एक और है कि मरकरी का रोल मेटल के संदर्भ में क्या है, इसको भी एक थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। जैसे हम एक कहते हैं ना कि लोहा नाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशाम रस भास्माना, तो पारद का रोल मेटल के संदर्भ में क्या है? तो एक तो शुरू में कहा गया कि सारे मेटल को वो कंज्यूम कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। वो कंजम्पशन किस रूप में होता है, तो उसमें अगर देखने की कोशिश करेंगे तो व्हेन यू विल पुट द स्वर्ण पत्र inside the parad and triturate it, gold will disperse like dispersible tablet inside the mercury, and you will get fine powder of gold when you evaporate the mercury and the mercury through distillation process. So finally you will get fine powder of gold. And this process, if you will repeat for several times, you will get fine and fine powder of gold. So the role of mercury is to disintegrate or to divide the metal particle
So this is an important role of mercury, and this facilitates the Maran process. So due to small particles, the surface area get much more expanded, and reaction become quick. So easily within short period you will get good quality of bhasma of any metal if you take mercury, help of mercury. So I think you may get the answer, or Sir, I understood. Thank you very much for your explanation, sir. That means in case of gold, Apunarbhav is not possible. No, never. This is exception. The gold is exception. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. Anyone wants any question? They may ask by unmuting themselves. गुरुजी नमस्ते. नमस्ते सर, मेरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डाउट से रिलेटेड नहीं है, आयुर्वेद जगत से रिलेटेड है. ये इसलिए कि आपने शुरू में बोला कि रस औषधियां ये कम अमाउंट में बहुत अच्छे से काम करती है और रसायन का काम भी करती है और बहुत अच्छे से काम करती है कम अमाउंट मात्रा में. तो आज के समय में एलोपैथी की जो एडवांटेज है वो यही है कि वो कम अमाउंट में आसानी से कैरी की जा सकती है और उसको लेने पर अच्छा से जल्दी से रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि लोगों की डिमांड है जल्दी से ठीक होना. हमारा जो हर्बल वाला है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे है और यही आयुर्वेद की डिसएडवांटेज बोल करके आयुर्वेद को नकार दिया जाता है. मगर रस शास्त्र हम जानते हैं कि 13वीं शताब्दी रस शास्त्र के लिए गोल्डन टाइम पीरियड था. तो आते समय में जो धीरे धीरे साल बढ़ता जा रहा है, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, मगर हम फिर भी जान करके भी हम हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रस शास्त्र को या बोलूं आयुर्वेद को एडवांस करने में क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, जब हम जानते हैं कि ये रस्सा इतना जबरदस्त है कि ये एलोपैथी को टक्कर मार सकता है, न कि आयुर्वेद इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा काम कर सकता है, यहाँ से विश्व गुरु बन सकता है, मगर हम क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं. सबसे बड़ी कमी मेरे को ये दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड में लोगों के दिलों में, आम लोगों के में और साथ साथ में डॉक्टर्स के भी दिलों में भ्रम है कि औषध द्रव्य वाइटल्स ऑर्गन पे बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव डालते हैं. ये लोगों ने डाल रखी है. तो ऐसी मैंने भ्रांति की बात तो मैं आपसे पहले भी कहा कि इस तरह की एप्रीहेंशन लोगों में पैदा कर दी गई है. वास्तव में देखें, मेडिसिन को अगर क्लासिफाई हम करें तो एक तो जो खास करके एकदम सामान्य वनस्पतियों पर आधारित औषधियां हैं, एक ये औषधियां हुई जिसको साधारण औषधि आप कह लें, एक को आप कह लें रस औषधि जो खास करके मेटल्स और मिनरल्स बेस्ड हैं, जिसको हर्बो मिनरल भी आप कह लेते हैं. दूसरा एक वर्ग है जिसमें बत्सनाभ है, लातक है और हिफेन है, इस तरह की चीजें हैं. तो वास्तव में ये सब जो है वो तीव्र औषधियां कहें या विष औषधियां इसको कहें. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर जो जितना बड़ा विष है, चाहे वो पारद हो, चाहे सोमल हो या चाहे बत्सनाभ हो, जो जितना विषैला है उसमें सावधानी इसी बात की रखनी है कि हमें प्रयोग कितनी मात्रा में करनी है. तो लेकिन उसके कार्य को हम छुटला नहीं सकते हैं. वो जितना सशक्त है और तुरंत जो क्विक एक्शन देता है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. अब ये एक जरूर है कि उत्तर भारत का इलाका थोड़ा सा इस बात से प्रभावित है कि रस औषधियों से काफी जैसे दूर हटता चला गया है. गुजरात में वो स्थिति है, राजस्थान में वो स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं है. उधर खूब बढ़िया लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं. और जब तक आदमी प्रयोग नहीं करेगा तब तक देखें, अभी भी भारत में क्विंटल्स ऑफ मरकरी हर वर्ष आयुर्वेद की औषधियों के नाम पर खप रहा है. एक बार मेरे सामने एक वही आयुष मंत्रालय उसमें बना था, एक प्रश्न आया पार्लियामेंट में, किसी ने प्रश्न किया कि क्विंटल्स ऑफ गोल्ड कंज्यूम्ड बाय
पीपल्स थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो कोई साइंटिफिक डाटा अगर उपलब्ध करा सके कि इतना जो गोल्ड कंटेनिंग मेडिसिन कंज्यूम हो रहा है उसके क्या इफेक्ट्स हैं, लेकिन इस तरह का हमें नहीं लगता है कि कोई प्रॉपर रिसर्च वर्क सामने रख सका। लेकिन इस तरह का प्रश्न एक पार्लियामेंट में उठाया गया था, हम हमारे पास जितने भी जो थे हमने उपलब्ध कराया था उस समय। तो ये है मतलब भारत का और दूसरे धातुओं का खूब भरपूर उपयोग हो रहा है। आज आरोग्य वर्धिनी कौन नहीं लिख रहा है? आज क्या कहते हैं, जहां भी जरूरत होती है बसंत कुसुमाकर कौन नहीं उपयोग कर रहा है? आयुर्वेदिक फिजिशियन सब उपयोग कर रहे हैं और लाभ चंद्रप्रभावती कर ही रहे हैं। तो मतलब इन सब का हो रहा है, उसका लाभ भी ले रहे हैं और ऊपर से क्या कहते हैं, जहां तहां हम भयभीत भी हो रहे हैं दूसरों के द्वारा भयभीत करने से। तो भयभीत होने की हमें नहीं लगता है कि आवश्यकता। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी भी क्विंटल्स ऑफ मरकरी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और कितने क्विंटल वो अगर पूरे सर्वे करने जाएंगे तो एक एक फार्मेसी को पकड़ें। भूत पापेश्वर साल में कितनी मरकरी, बैद्यनाथ कितनी मरकरी, डाबर कितनी मरकरी, या और ऊंझा कितनी मरकरी कंज्यूम करता है औषध बनाने में, तो पता चलेगा कि भारत का कोई पॉपुलेशन बाकी नहीं बचेगा जिसका किडनी और अगर ये सब डैमेज होना हो तो लीवर, किडनी और ब्रेन ये सब किसी का बाकी नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर ये 100 वर्षों से प्रयोग हो रही है, आज से थोड़ी प्रयोग हो रही है। बिल्कुल कई 100 साल से प्रयोग हो रहा है, लोग भले चंगे घूम रहे हैं। तो ये सब खाली बस एक है कि लोगों को भयभीत करने वाली बात। और लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने हमारे विभाग में हम लोगों ने काम किया, तो ये एक इसको जैसे ठीक है काम हुआ, लेकिन सरकार के स्तर से एक एक मेटल, एक एक जो भी टॉक्सिक मेटल्स हैं, तो पहले मेटल को कई जगह काम करवा करके और रिपोर्ट सब इकट्ठा करके ये सुनिश्चित कर ले कि कहीं से भी कोई वाइटल ऑर्गन पर इसका डैमेजिंग इफेक्ट है या नहीं। हम लोगों ने तो कहा कि कोई फार्मेसी में लेबोरेटरी भी है आजकल। नहीं बिल्कुल। तो चाहता यही है कि एक मतलब इस तरह से सरकार के लेवल पर कुछ काम हो और इस भय को लोगों से बिल्कुल मुक्त किया जाए जहाँ भी लोग इस तरह का। और देखें जब तक खास करके शिक्षण संस्थाओं में जो ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, उस लेवल पर जब तक हम इसके प्रयोग का एकदम प्रत्यक्ष ट्रेनिंग दे करके उसमें विश्वास नहीं पैदा करेंगे तो आगे वो अपने प्रैक्टिस में जा करके उन चीजों को तो नहीं कर पाएगा। चाहता है वहां पर उसका पुरजोर रूप से जवाब दे, जो चिकित्सक है उसको अच्छी तरह से आध्यात्मिक पूरा आत्मबल के साथ उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसी का कोई हाँ जी सर, आप सर समाप्त करते हैं सेशन को। आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन सर। ठीक है ठीक है। It's time for vote of thanks. I want to propose a vote of thanks on 83rd webinar of Gyan Ganga, a knowledge-wise webinar series organized by Rashtriya Ayurved Vidyapeeth. On behalf of organizing committee, I want to express my gratitude to our respected speaker, Professor Chandrabhushan Jha sir, for his knowledgeable explanation on the topic safety and efficacy concern of minerals and metals used in Ayurvedic therapeutics. Thank you so much, sir, for enlightening us with your detailed discussion on the topic. I would like to thank wholeheartedly respected Padma Bhushan Vaidya Shri Devendra Tivlaji, President Governing Body of RAV, for his blessing and continuous encouragement. I express my humble thanks to Vaid Manoj Nesri sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for providing us his immense support and guidance. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Anupam Srivastava sir, Director RAV, for his constant guidance and motivation. I thank him for his valuable contribution and encouragement. I must thank organizing team of RAV and the volunteers who work behind the scene for their tremendous effort to make this webinar series a great success. I'm also thankful to all the respected Gurujanas and participants who are connecting with us continuously throughout the series in spite of their busy schedule. At the end, I want to say, follow the COVID-19 guidelines laid by the Government of India, wear the mask at all times,
follow social distancing to avoid COVID-19 infection. With that note, I want to thank you all and have a nice day. Be safe, be healthy. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. सबको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार.